कभी कभी रेत भी सपने देखती है, कभी कभी सूखे कणों में भी कोई बूंद पलती है, और जब वक्त आता है वो बूंद फूल बन जाती है। राजस्थान के उस धधकते रेगिस्तान में, जहां सूरज आग की तरह बरसता था और हवाएं रेत को नाचती थीं, वहीं एक छोटी सी रियासत थी, पूगल। और उस पूगल में एक राजमहल के भीतर जन्मी थी मारू, पूगल की रानी, रेगिस्तान की शान। मारू के जन्म की रात आकाश में चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। कहते हैं रानी कौशल्या ने उस रात एक सपना देखा, चांद उतरकर उनकी गोद में बैठ गया और आंगन में मोर नाचने लगे। अगली सुबह पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, महारानी, आपकी कोख से जो कन्या जन्मेगी वह लोकगीतों की देवी बनेगी। उसे दुनिया भले भूल जाए पर समय नहीं भूल पाएगा। और जब वह कन्या जन्मी तो राजा रणपाल ने उसे गोद में उठाकर कहा, इसका नाम होगा मारू, पूगल की मोती। मारू कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वह महल की रेशमी दीवारों से ज्यादा रेत पर खेलना पसंद करती थी। उसकी हंसी जैसे किसी बांसुरी की आवाज, उसकी चाल जैसे रेगिस्तान में चलती मृगनयनी। जब वह दौड़ती तो ओढ़नी उड़ती और लगता जैसे किसी ने आसमान में इंद्रधनुष फेंक दिया हो। उसकी दासी सुगनी अक्सर कहती, राजकुमारी, आपकी आंखों में तो जैसे किसी ने चांद समो दिया है। और मारू हंसकर कहती, मैं तो बस उस ढोला की हूं जिससे मेरा ब्याह हुआ है। हां, एक नाम था ढोला, नरवर गेया एच का राजकुमार। बाल्यकाल में ही दोनों का विवाह तय हुआ था। रस्में हुई, वचन लिए गए, पर विवाह के बाद ढोला वापस अपने नगर लौट गया। वादा किया था बड़ा होकर लौटूंगा, लेकिन वर्षों बीत गए, ढोला नहीं लौटा। मारू हर साल तीज पर नई चूड़ियां पहनती, सावन में मेहंदी रचाती, दीपावली पर दिए सजाती और कहती, शायद इस बार ढोला आए। पर हर बार दरवाजे खाली रहते, संदेश नहीं आता, सवारी नहीं पहुंचती। और वो बालिका जो अब युवा हो गई थी, रोज सुबह सूरज से कहती, पिया से कहना, मारू अब भी तेरा इंतजार करती है। वो रातों में नीम के नीचे बैठती, वीणा छेड़ती और गुनगुनाती, पिया मोरा परदेसिया, रैना बीती जाए। रीति मेरी सांझिया, लोग कहते वो राजकुमारी है, उसे और भी राजा मिल सकते हैं। पर मारू कहती, जिसने मेरा नाम अपनी सांस में लिया है उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। हर रात जब महल सो जाता तो मारू छत पर बैठी रहती, हाथ में दीपक, आंखों में सपने। और जब कोई तारा टूटता वह चुपचाप कहती, ढोला तू क्या मुझे भूल गया। राजा रणपाल चिंतित होते, रानी कौशल्या मनाने की कोशिश करती, लेकिन मारू का उत्तर एक ही होता, एक दिन वह आएगा जब मेरी पुकार रेत को चीर कर उसके कानों तक पहुंचेगी। और तब एक दिन कुछ हुआ। मारू ने अपनी वीणा उठाई, अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोया और पहला गीत गाया, ढोला रे, तेरा नाम ही मेरी सांसों का सूर है। तू भले ही भूले, मैं तुझे हर सांझ पुकारूंगी उसी पल। उस गीत ने उड़ान भरी रेगिस्तान की हवा पर सवार होकर और निकल पड़ा नरवर की ओर। कहानी अब जाग चुकी थी। रेत की कहानियां सिर्फ रेत की नहीं होती। कभी कभी वो हवाओं में सवारी करती हैं और दूर पहाड़ों तक पहुंच जाती हैं। मारू की पुकार भी उड़ चली थी पहाड़ियों के पार, मैदानों के पार, और अंततः पहुंची थी नरवर। नरवर कोई साधारण नगर नहीं था। यह वह भूमि थी जहां शूरवीरों के तलवारों की खनक और कवियों के गीत साथ साथ गूंजते थे। और वहीं राजमहल के भीतर पल रहा था एक युवा, सुंदर, साहसी और करुण हृदय वाला राजकुमार, ढोला। राजा मनोहर सिंह और रानी वल्लभा का इकलौता पुत्र। तेजस्वी चेहरा, चौड़ी छाती और दिल ऐसा कि हर व्यक्ति को अपनत्व दे। पर उसके मन के एक कोने में कुछ अधूरा था, एक धुंधली सी याद, कोई भूला हुआ नाम, कोई सपना जो जागते हुए भी साथ चलता था। ढोला को मारू का नाम याद नहीं था। हां, कभी बचपन में विवाह की रस्में हुई थीं, पर उम्र छोटी थी, बात भूल गई। रानी वल्लभा ने भी राजकाज के डर से यह प्रसंग छुपा लिया। ढोला अब जवानी की देहरी पर था और नरवर की अनेक राजकुमारियां उसे चाहती थीं। गीत गाते,
नजरें मिलाते, पर ढोला के मन में जैसे कोई खाली कोना था जो किसी और के लिए बना था। एक दिन नरवर की गलियों में एक भिक्षुणी आई। उसके पास थी एक वीणा और होठों पर एक गीत ढोलारे। तू भुला बैठा साजन, पूगल की रानी अब भी तुझको पुकारे ढोला उस क्षण वहीं ठिठक गया। उसके भीतर जैसे कुछ टूटा, जैसे किसी ने बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। यह गीत, यह नाम पूगल मारू? रात भर वह बेचैन रहा। मां से पूछा, क्या कभी मेरा विवाह हुआ था? रानी वल्लभा ने सिर झुका लिया। सच अब सामने था। हां, ढोला का विवाह बचपन में हुआ था पूगल की राजकुमारी मारू से। ढोला की आंखें भर आईं। उसने इतने वर्षों प्रतीक्षा की, और मैं तो उसे भूल भी गया। उस रात उसने तीर कमान नहीं उठाए, घोड़े की सवारी नहीं की, केवल एक चीज उठाई, अपनी वीणा, और उसी धुन में उत्तर दिया, मारू अब मैं आ रहा हूं। जितनी दूरियां हमने बनाई थीं, अब मैं उन्हें मिटा दूंगा। कभी कभी प्रेम को समझने में एक पल लगते हैं और कभी कभी वर्षों, लेकिन जब वह जागता है तो रुकता नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ था। राजकुमार ढोला के साथ जागे हुए गीत की पहली सुबह उस रात ढोला सोया नहीं। मारू का नाम जैसे सांसों में बस गया था। वो वही गीत बार बार गुनगुनाता रहा। ढोला रे तू भुला बैठा साजन। सुबह होते ही महल की छत पर खड़ा होकर उसने सूरज से कहा, अब कोई दरबार नहीं, कोई शौर्य नहीं। अब मैं बस उसे ढूंढने निकला हूं जिसने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। जब रेत बुलाती, हैनरवर की हवाएं पहली बार इतने शांत थीं। घोड़े का नाम था केतकी काला तेज, और उतना ही वफादार जितना प्रेम को होना चाहिए। ढोला ने अपना तरकश उठाया, लेकिन तलवार नहीं। यह युद्ध का नहीं, प्रायश्चित और प्रेम का सफर है। वृद्ध सेनापति ने पूछा, राजकुमार, इतनी दूर अकेले जाओगे? ढोला मुस्कुराया, जहां प्रेम है वहां अकेलापन नहीं रहता, और जहां प्रतीक्षा है वहां देर नहीं करनी चाहिए। यात्रा का पहला पड़ाव। रेगिस्तान की राह आसान नहीं थी। धूप तपती थी, रेत जलती थी, पर ढोला चलता रहा। कभी किसी गांव से गुजरा तो बच्चे पूछते, राजकुमार कहां जा रहे हो? वह मुस्कुराकर कहता, एक गीत की तलाश में, एक आंखों की प्रतीक्षा में, और एक धड़कन की सच्चाई में। रास्ते में उसने कई गीत सुने, पर हर गीत में वही आवाज गूंजती थी। मारू की रात को ढोला एक नीम के पेड़ के नीचे ठहरा, सितारे जैसे उसकी कथा सुनने को जमा थे। वह आकाश की ओर देखता और सोचता, वो कैसी होगी? अब क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा? क्या वह अब भी मुझे चाहती होगी? तभी हवा में एक सुर गूंजा, पिया मोरा आवेगा, रैना ना जावेगी। ढोला की आंखें नम हो गईं। वो अब भी मुझे याद करती है। दूरी घट रही थी, अब पूगल दूर नहीं था। हर बीतता मील उसे मारू के निकट ला रहा था। ढोला ने अपने केतकी की पीठ थपथपाई। चल मेरे साथी, अब हमें रोकना नहीं है। मेरी प्रतीक्षा अब मेरी मंजिल बनने वाली है, जैसे विरह के बाद मिलने वाली पहली बूंद की सौंधी खुशबू मारू का स्वप्न और ढोला की निकटता का पूर्वाभास कहते हैं। जब कोई तुम्हें याद करता है तो रूह को उसकी सदा सुनाई देती है, चाहे वो सदी भर दूर ही क्यों न हो। पूगल की एक रात। पूगल में उन दिनों गर्मी तेज थी। रेत दिन भर तपती और रात को चुपचाप सिसकती। मारू महल की छत पर बैठी थी, आंखों में वही पुराना सपना, दिल में वही पुराना नाम ढोला। दासी सुगनी बोली, राजकुमारी, इतने बरस बीत गए, अब तो कोई और राह सोचिए। मारू ने धीरे से कहा, नहीं सुगनी, जब हवा बदलेगी, जब कोई पदचाप रेत में गूंजेगी, मैं जान जाऊंगी मेरा ढोला आ रहा है। उस रात मारू गहरी नींद में थी, और तब उसने एक सपना देखा। रेत के समंदर में एक काला घोड़ा दौड़ रहा था। उसके ऊपर एक युवक, ऊंचा, सुंदर, तप्त आंखों वाला। उसकी बाहें जैसे प्रतीक्षा को चीरकर आगे बढ़ रही थीं, और वह पुकार रहा था, मारू, मैं आ रहा हूं। मारू की आंखें एक झटके में खुल गईं।
वह पसीने से भीगी थी, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। वो आ रहा है। मैं जानती हूं, मेरे ढोला ने मेरा गीत सुन लिया है। रेत पर चहलकदमी अगली सुबह वह महल की छत से बहुत देर तक रेत को निहारती रही। हर दिशा में उसके दिल की आंखें खोज रही थीं। कहीं कोई धूल उड़े, कोई घोड़े की आहट हो, पर अब भी सन्नाटा था। फिर भी मारू के मन में अब शांति थी। अब प्रतीक्षा पीड़ा नहीं है। अब वह एक सुंदर सौगात है, क्योंकि अब मुझे यकीन है ढोला मेरी ओर चला है। उस शाम मारू ने अपनी वीणा उठाई और पहली बार वर्षों में उसके सुरों में कोई उम्मीद थी। बिरहा के गीत अब भींगे हैं, सावन की गंध में पिया की पायल सुनाई दी रातों की चुप्पी में। मारू के सुर हवा में उड़ चले और दूर, बहुत दूर रेगिस्तान की एक झोंपड़ी में सोते हुए ढोला ने वह गीत अपने स्वप्न में प्रेम अभी मिला नहीं था, लेकिन अब दोनों की आत्माएं जाग चुकी थीं। दोनों अब एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। हर सांझ, हर तारा अब उनका संदेशवाहक बन चुका था। जहां आसमान बादलाता है और धरती पर उठती है। पहली, कभी कभी जब कोई प्रेम के पथ पर बढ़ता है तो पूरी सृष्टि उसकी परीक्षा लेने लगती है। ढोला भी अब ऐसी ही एक राह पर था, जहां हर कदम पर रेत थी और रेत के नीचे छुपे थे इम्तिहान। ढोला अब पूगल के और निकट था। केतकी घोड़ा थक चुका था, पर चलता रहा, जैसे उसे भी मारू की प्रतीक्षा का एहसास हो गया हो। किंतु जिस दिन आकाश सबसे साफ था, उसी रात आसमान का रंग बदलने लगा। हवा की चाल अचानक तीखी हो गई। रेत के कण हवा में उड़ने लगे और फिर आंधी आ गई। आंधी जब रेत आंखों से प्रेम को छिपाती है, रेगिस्तान की आंधी सिर्फ मिट्टी नहीं उड़ाती, वह संकल्प की कसौटी भी होती है। ढोला की आंखों में रेत भर गई, सांस लेना कठिन, घोड़ा कांप रहा था, पर उसने केतकी की गर्दन थपथपाई। डर मत साथी, ये प्रेम का इम्तिहान है। तू मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं जिसे मेरी प्रतीक्षा है। घोड़ा रुकना चाहता था, ढोला उसे आगे बढ़ाता रहा। आंधी के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी। ढोला भीतर गया। भीतर एक वृद्धा बैठी थी, आंखों पर पट्टी, हाथ में माला। उसने बिना देखे पूछा, कौन हो तुम? राजकुमार। ढोला चौंका। आपने कैसे जाना? वृद्धा मुस्कुराई। रेत सब बता देती है और हवा उन नामों को गाती है जिनकी याद सच्ची हो। ढोला ने पूछा, क्या आप जानती हैं पूगल कितना दूर है? वृद्धा बोली, पथ कठिन है, पर प्रेम की ज्वाला से हर आंधी डरती है। कल सूरज के उगते ही पूगल की सीमा पास होगी, लेकिन उससे पहले एक और आंधी आएगी, और वो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होगी। रात ढोला उस झोंपड़ी में रुका, पर उसकी आत्मा सोई नहीं। वह सोचता रहा, क्या मैं उसके योग्य हूं, जिसने वर्षों मेरी प्रतीक्षा की और जिसे मैंने भुला दिया? उसने खुद से पूछा, क्या प्रेम में देर क्षमा योग्य है, और क्या मेरा लौट आना उसकी पीड़ा का उत्तर है? अचानक हवा थम गई और आकाश से एक तारा टूटा। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, उत्तर मिल गया ना राजकुमार? सुबह ढली, आसमान साफ था, रेत ठंडी हो गई थी। ढोला ने अपनी ओढ़नी ठीक की, घोड़े पर चढ़ा और कहा, अब कोई आंधी नहीं रोक सकती, क्योंकि अब मैं केवल प्रेम के लिए नहीं, उसके मान के लिए बहुत अच्छा। अब जब प्रेम ने आंधियां पार कर ली हैं, तो हवाएं भी उसके पक्ष में बोलने लगी हैं। अब प्रेम की आहट केवल स्वप्नों में नहीं, हकीकत में गूंजने लगी। कभी कोई खबर हवाओं पर चढ़कर आती है और दिल से पहले आंखों को रोशन कर जाती है। ऐसा ही हुआ। पूगल की उस सवेरे, पूगल का पलता हुआ इंतजार, मारू की प्रतीक्षा अब मौन नहीं रही थी। उसके गीतों में एक नई चहक थी। अब वह हर सुबह छत पर खड़ी होकर सूर्य की ओर देखती, मानो कहती हो, आज वो दिन है ना जब मेरी आस को ठौर मिलेगा। दासी सुगनी ने देखा, उसकी रानी अब कमजोर नहीं, बल्कि किसी अग्नि की तरह तेजस्विनी हो गई थी। उसी दोपहर पूगल के महल की एक बालकनी में एक सफेद कबूतर उतरा। उसके पंखों में बंधा था एक रेशमी धागा, और धागे में लिपटा हुआ एक छोटा सा पत्र। दासी ने भागकर मारू को बुलाया।
मारू ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके होंठ कांप उठे। मारू, मैं भूल गया था नाम, पर नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज अब हर रेत का कण तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और मैं भी। ढोला मारू ने पत्र को सीने से लगा लिया और आंसू बह निकले, पर ये आंसू अब केवल विरह के नहीं थे, ये आंसू प्रेम की वापसी के थे। विश्वास का सूरज उस दिन मारू छत पर नहीं, महल के आंगन में बैठी रही। उसने पहली बार अपने वस्त्रों में लाल रंग चुना, प्रतीक्षा का नहीं, मिलन की पूर्व छाया का, सुबह की चाय की तरह। उसका चेहरा अब और निखर आया था। अब मैं किसी संदेश की नहीं, उसकी परछाई की भी प्रतीक्षा कर सकती हूं, क्योंकि अब वो आ रहा है और मेरा प्रेम अब सवाल नहीं, उत्तर बन चुका है। मारू ने वीणा उठाई और पहली बार हर्ष का राग छेड़ा पिया। पंथ में पांवों की धूल अब मेरे माथे की बिंदिया है दूर सही, पर साथ है वो मेरी सांसों की नदिया है। हर अमर प्रेम कथा में एक वह होता है जो मिलन से डरता है, क्योंकि वह जानता है प्रेम की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। जब प्रेम के दीप जलते हैं तो कहीं कोई आंधी खुद को तैयार करने लगती है एक आखिरी कोशिश के लिए। मारू और ढोला की कहानी में यह आंधी थी उमर सौदागर। उमर सौदागर एक अधूरा सपना, पूगल का एक अमीर व्यापारी था। उमर सौदागर शानदार पोशाक, ऊंटों के काफिले, रेशम, गहनों और नमक का बड़ा सौदागर। पर उसका दिल कंगाल था, क्योंकि वर्षों पहले उसने मारू को पाने का स्वप्न देखा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। राजा पूगल ने जब मारू का विवाह नरवर के राजकुमार ढोला से तय किया, उमर हंसा नहीं, वह चुप हो गया। चुप्पियां कभी कभी सबसे बड़ी साजिशें बुनती हैं। जब उमर को यह सूचना मिली कि ढोला मारू की ओर आ रहा है, तो उसकी आत्मा कांप गई। नहीं, यह मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम जब जीतता है तो मेरी जैसी आत्माएं हार जाती हैं। उसने तुरंत अपने जासूसों को भेजा। रेगिस्तान में एक बूढ़ा साधु बना। उसका आदमी, जो अब ढोला की राहों में छाया की तरह चल रहा था। उमर ने एक चाल चली। उसने मारू के नाम से एक नकली पत्र बनवाया जिसमें लिखा था, ढोला, बहुत देर कर दी तुमने, अब मैं किसी और की हो चुकी हूं, तुम्हारा प्रेम बीते समय की बात है, लौट जाओ। मारू पत्र एक जोगिन के हाथ भेजा गया जो रास्ते में ढोला से मिली और बोली, मारू ने मुझे भेजा है, ये पत्र लो। ढोला ने पत्र पढ़ा, आंखें सुन्न हो गईं, हवा रुक गई और वह खुद भी तो मेरी प्रतीक्षा अब मिट गई। क्या मैं बहुत देर कर गया? उसने केतकी के कानों पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो, लौट चलते हैं। ढोला ने एक टीले के नीचे डेरा डाल दिया। उसने कुछ नहीं कहा, ना गाया ना सोया। रात भर केवल चुप्पी थी और भीतर प्रेम की दुनिया ढहती जा रही थी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक दीप अब भी जल रहा था। क्या यह सच है? नहीं मारू, ऐसे शब्द नहीं लिख सकती। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, और उसकी आत्मा तो अब मेरी सांसों से बंधी है। सुबह होते ही वह उठा, पत्र को फिर से देखा। उसमें एक भी सुर ऐसा नहीं था जो मारू की वीणा के स्वर जैसा लगे। ढोला मुस्कुराया। नहीं, यह प्रेम इतना कच्चा नहीं हो सकता। मैं उसकी आत्मा को पहचानता हूं। यह उसके हाथ की स्याही नहीं, किसी और की चाल है। उसने केतकी को कसकर पकड़ा। अब चाहे कोई और धोखा आए, मैं नहीं रुकूंगा। मारू तक अब कोई नहीं रोक सकता। जब रेत पर प्रेम के चरण पड़ते हैं, कभी कोई मिलन होता है तो हवा थम जाती है, सूरज कुछ क्षण ठहर जाता है और समय वह बस देखता रह जाता है। पूगल का एक स्वर्णिम दिन, उस दिन पूगल का आसमान नीला नहीं, सोने जैसा चमकदार था। रात को बारिश हुई थी और अब रेत सजी हुई दुल्हन की तरह शांत और सुंदर दिखती थी। मारू ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। वीणा छूने को मन नहीं किया, न दासी से बात की, न दरबार में गई। उसने बस इतना कहा, आज कुछ होने वाला है। दूर से आती पदचाप सूर्य जब सिर के ठीक ऊपर था, तभी महल के द्वारों पर एक हलचल हुई। राजकुमारी! दासी सुगनी हांफते हुए भागती आई। रेगिस्तान में एक काला घोड़ा दौड़ता आ रहा है और उस पर सवार है कोई राजसी सुंदर पुरुष। मारू की सांस अटक गई। उसने ओढ़नी ठीक की और महल की छत की ओर दौड़ पड़ी। छत से रेत की दूरियां दिखाई देती थीं और वहां वह दिखाई दिया,
और सामने था ढोला धूल। धीरे धीरे छौंटी और उसके भीतर से प्रकट हुआ वह चेहरा जिसे वर्षों तक केवल मन में देखा था। ढोला घोड़े से उतरा, उसके वस्त्र धूल से सने थे। चेहरा थका हुआ था, पर उसकी आंखें वे केवल एक नाम पुकार रही थीं, मारू। मारू छत से सीढ़ियां उतरती रहीं, धीरे धीरे, जैसे हर सीढ़ी कोई बीती स्मृति हो। और जब वह आंगन में पहुंची तो वर्षों की दूरी मिट चुकी थी। जब आंखों ने बात की, दोनों आमने सामने खड़े थे। ना शब्द बोले गए, ना नाम लिया गया, बस आंखें मिलीं। ढोला ने सिर झुका लिया। मैं बहुत देर से आया, मारू मुस्कुराई। लेकिन अब तो आ गए ना? उसने अपना हाथ ढोला की ओर बढ़ाया और ढोला ने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज उस हथेली पर रख दी। अपनी प्रेम भरी दृष्टि रेत पर लिखी इबारत। उस दिन पूगल की रेत पर दो जोड़ी पांवों के निशान बने, जिनके बीच वर्षों की दूरी थी और अब एक शाश्वत मिलन। लोग कहते हैं वह निशान रात तक नहीं मिटे, जैसे समय खुद उन्हें सहेजना चाहता हो। और एक नई शुरुआत। प्रेम ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन क्या प्रेम की राह यहीं थम जाती है? नहीं। प्रेम जब जागता है तो दुनिया उससे डरने लगती है। राजनीति, ईर्ष्या और समाज की दीवारें आ खड़ी होती हैं। प्रेम ने जीत की पहली झलक दिखाई थी। पर जीवन की राह में विरोध भी साथ आता है। जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या, राजनीति और साजिशें भी होती हैं। महल की राजनीति। जब दीवारें बोल उठीं, पूगल के महल में ढोला और मारू के मिलन की खबर आग की तरह फैल गई। राजा और मंत्री खुश थे, पर कुछ दरबारियों की आंखों में जलन थी। उमर सौदागर की चालें और गुप्त बातचीत शुरू हो गईं। वह अब महल की दीवारों के भीतर भी अपने जाल बुन रहा था। एक विष की तरह फैलती साजिश। उमर ने एक बार फिर एक योजना बनाई। इस बार उसने मारू के निकट एक विश्वासपात्र दासी को बहकाया। उस दासी के माध्यम से वह मारू के और ढोला के बीच फूट डालना चाहता था। दासी ने झूठी खबरें फैलाईं कि ढोला पूगल की सत्ता के लिए आ रहा है और उसकी मंशा केवल सिंहासन पर कब्जा करना है। प्रेम की परीक्षा मारू ने सुना, पर उसने अपने दिल की आवाज सुनी। मैं जानती हूं, ढोला मेरा है, मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास। पर निस्संदेह ये अफवाहें दरबार में चिंता की लहर दौड़ा रही थीं। ढोला ने अपने सच्चे इरादे साबित करने के लिए सभा बुलाई, जहां उसने अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रमाण दिया। उसने कहा, मैं यहां केवल एक ही लिए आया हूं, अपनी जीवन संगिनी के लिए और उसके राज्य की सेवा के लिए। अंततः प्रेम की जीत। दरबार में धीरे धीरे विश्वास लौटने लगा। पर उमर सौदागर अभी भी पीछे नहीं हटा था। वह अब और भी खतरनाक कदम उठाने वाला था। उमर सौदागर की आखिरी चाल। उमर ने अब आखिरी हथकंडा अपनाया। राज्य के सबसे भरोसेमंद योद्धा को अपने पक्ष में किया। उसने एक गुप्त विद्रोह की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य था पूगल के महल में हंगामा मचाना और ढोला मारू के मिलन को मिटा देना। ढोला और मारू की एकता पर ढोला मारू ने अपने प्रेम को एक कवच बना लिया था। वह न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि अपने राज्य के लिए भी लड़ने को तैयार थे। उन्होंने साथ मिलकर सैनिकों को संगठित किया और राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई। एक भयानक सुबह आई जब उमर के समर्थक महल पर धावा बोलने लगे। शोर शराबा, तलवारों की गड़गड़ाहट और प्रेम की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। ढोला और मारू ने साहस दिखाया। उनकी एकता ने हर प्रहार को पीछे धकेल दिया। अंत में उमर के विद्रोह को कुचल दिया गया और प्रेम की जीत हुई। राजा ने ढोला और मारू को न केवल अपने राज्य का सच्चा मालिक माना, बल्कि उनकी एकता को नए युग की शुरुआत कहा। ढोला और मारू की कहानी बताती है कि प्रेम मात्र एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो बंधनों को तोड़ती है, विरोधों को मिटाती है और इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। अब साथ लौटने का विचार, ऊंटों घोड़ों की तैयारी, उत्सव का माहौल, रेगिस्तान की सुबह और एक नया विचार। रेगिस्तान की हवा अब भी गर्म थी, पर उसमें एक सुकून था। मारू की आंखों में आज सुबह कुछ नया था, एक अजीब सी हलचल
जैसे चुपचाप मन में कोई यात्रा शुरू हो गई हो। ढोला बालू की धार पर खड़ा सूरज को देख रहा था, जहां चमकती रेत जैसे उनसे कुछ कह रही थी। पास ही बैठे उसके वफादार ऊंटों के देखरेख करने वाले काफी वाले बोले, राजकुमार, अब समय है। ढोला मुस्कुराया, हां, अब समय है घर लौटने का। लेकिन इस बार अकेले नहीं, अब साथ है मारू का हाथ। मारू उस दिन महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ी थी, जहां से पूरा पूगल दिखाई देता था। वही शहर जिसने उसे बचपन दिया, प्रेम सिखाया और संघर्ष में परखा। अब वह वहां से विदा लेना चाहती थी, लेकिन वह विदा वियोग की नहीं, बल्कि एक पूर्णता की थी। मारू ने ढोला से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं नरवर। मेरा जीवन जहां तुम हो वहीं है। ढोला ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत ही शांति से कहा, फिर इस रेगिस्तान की रेत पर चलने दो हमें कुछ कदम और, ताकि वह भी हमें विदा दे सके। राजमहल में यह घोषणा होते ही कि राजकुमारी मारू और नरवर के राजकुमार ढोला साथ जा रहे हैं, पूरे नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। 4 दिन और 4 रातें उत्सव का आयोजन किया गया। नगर में रंगोली से रास्ते सजाए गए, महल के कंगूरे रेशमी ध्वजों से ढक दिए गए नर्तकियां गा रही थीं, चल री मारू रेगिस्तान की रानी, अब तू नरवर की महारानी। ढोला के लिए पोशाक तैयार की गई। मरू ने रंग का अंगरखा सोने की कढ़ाई के साथ मारू के लिए चूनरी लाई गई, जो पूगल की सबसे ऊंची करघे पर बनी थी। रेशम में बुने स्वप्न और प्रेम की आंच ढोला का कारवां तैयार हो रहा था। राजसी ऊंटों की कतारें, कमर पर झालरें, माथे पर कलगी और पीठ पर मखमली आसन। घोड़ों को चमकाया गया, उनके खुरों में घंटियां बांधी गईं, जो चलते समय चमचम की मधुर ध्वनि करतीं। मारू की पालकी भी बनाई गई लकड़ी की बनी, चांदी के बेलबूटों से सज्जित, और भीतर रेशमी गद्दों पर रखा गया पारंपरिक ढोलक और वीणा, जिसे वह यात्रा में साथ ले जाना चाहती थी। यात्रा से 1 रात पहले महल के आंगन में संगीत संध्या हुई। मारू ने अपनी वीणा उठाई और वर्षों बाद वह धुन छेड़ी जो उसने बचपन में ढोला के लिए गाई थी। रेत पे लिखा नाम तेरो, पवन ले गई उड़ाए, मोहे पिया मिलन की बाट देखे। चांदनी रात बताए पूरा आंगन शांत था। ढोला उसे सुनता रहा, मानो वह धुन ही उसे घर वापस बुला रही हो। सूर्योदय की पहली किरण के साथ काफिला महल से निकला। आगे ढोलक बजती जा रही थी, पीछे राजसी घोड़े और ऊंट, बीच में चली मारू की पालकी और उसके पास ढोला, उसकी आंखों में अगला पड़ाव नरवर। रास्ते में गांवों के लोग फूलों से उनका स्वागत करते गए। बुजुर्ग कहते गए, ऐसा प्रेम विरले ही देखा है बच्चे। ढोला की घोड़ी के साथ दौड़ते और महिलाएं मारू को ओढ़नियां भेंट करतीं। मारू ने रेत पर पीछे मुड़कर देखा। पूगल अब क्षितिज के उस पार था, लेकिन उसका मन शांत था, क्योंकि वह जानती थी अब यात्रा प्रेम की नहीं रही, अब यह जीवन की संपूर्णता है। सूरज धीरे धीरे आकाश के मध्य में चढ़ रहा था। रेगिस्तान की तपती रेत पर ऊंटों की काफिला बढ़ रहा था। ढोला और मारू अब नरवर की ओर अग्रसर थे। घोड़े तने हुए थे, घंटियां अब भी झंझना रही थीं। मारू की पालकी के ऊपर लाल रेशमी छतरी लहरा रही थी। चारों ओर उल्लास, पर नियति ने कुछ और ही रचा था। अचानक आकाश में चीलें मंडराने लगीं। साथ चल रहे सैनिकों ने एक अजीब सी नजरों का एहसास किया। ढोला ने कंधे पर बंधी तलवार की मूठ थामी। उसने मारू की पालकी की ओर देखा। उसके होठों पर शांति थी, पर आंखों में एक सवाल। उससे पहले कि कोई कुछ समझे, धूल का बवंडर उठा और दूर से आती घुड़सवारों की आवाजें धीरे धीरे चीखों में बदल गईं। राजपथ पर छिपे डाकुओं ने हमला बोल दिया। वे एक गिरोह थे, काले लबादों में लिपटे, चेहरों पर कपड़ा बांधे, बड़े बड़े बर्छे और तलवारें लिए। पालकी को घेरो, कोई चीखा। राजकुमार को जिंदा मत छोड़ो, किसी और ने हुंकारा। ढोला ने घोड़े को ऐंठा, तलवार खींची और काफिले के आगे जा खड़ा हुआ। राजा का बेटा था, पर केवल सिंहासन का नहीं, तलवार की धार का भी था। हाथ में तलवार पकड़ते ही वह मानो बदल गया। पहले ही प्रहार में उसने 2 डाकुओं को नीचे गिरा दिया। उसके हर वार में महारत थी।
उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, मारू को कोई छू न सके। एक डाकू उसकी तरफ दौड़ा। ढोला ने घोड़े को नचाते हुए ऐसा वार किया कि उसकी तलवार सीधा उसके कंधे से आर पार हो गई। उसके पीछे आते दो सैनिक मारू की पालकी तक पहुंचने ही वाले थे, पर तभी मारू, जो अब तक शांत बैठी थी, उसने अपने घूंघट को हटाया और पालकी के अंदर छुपी छोटी सी कटारी निकाली जो उसके पिता ने बचपन में दी थी। राजकुमारी हो, लेकिन कमजोर नहीं, कहते हुए। जैसे ही एक डाकू पालकी के पर्दे को हटाने आया, मारू ने उसके हाथ पर वार किया। वह चौंका, पीछे गिरा। मारू बाहर निकली रेशमी पोशाक में लिपटी, पर चेहरा निडर। वह बोली, जिस रानी का प्रेम अमर हो, उसे कोई डरा नहीं सकता। ढोला ने आखिरी डाकू के साथ लंबा संघर्ष किया। धूप में पसीना बह रहा था, पर तलवार अब भी तेज थी। जब डाकू गिरा, पूरे काफिले ने राजकुमार की जय का जयकारा किया। डाकुओं को हराकर जब ढोला मारू के पास आया, उसने देखा कि मारू घायल नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। ढोला ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे और भी विजयी बनाया। काफिला रुका, घोड़ों को पानी दिया गया। मारू की हथेली पर हल्का सा जख्म था, जिस पर ढोला ने अपने अंग वस्त्र से पट्टी बांधी। मारू बोली, हम नरवर नहीं लौट रहे, हम लौट रहे हैं अपने भाग्य में, जहां प्रेम, युद्ध और विश्वास तीनों साथ चलते हैं। लोक गायक आज भी जब यह प्रसंग गाते हैं तो मारू का साहस और ढोला की तलवार एक स्वर में गूंजते हैं। बच्चे भी सुनते हैं और सीखते हैं। प्रेम केवल गीत नहीं, वह एक युद्ध है, और सबसे बड़ा हथियार है एक दूसरे का साथ। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू अब उस बिंदु तक पहुंच चुके थे जहां से नरवर की सीमाएं शुरू होती थीं। चारों ओर बबूल के पेड़, हल्की सी ठंडी हवा और रेत अब मिट्टी में बदलने लगी थी। परंतु एक छाया, एक पुरानी चालब भी पीछे छिपी हुई थी, मलवनी। वह जादूगरनी जिसने कभी ढोला को अपने मोह जाल में बांधने की कोशिश की थी, अब आखिरी बार सब कुछ हार जाने के बाद एक अंतिम दांव खेलना चाहती थी। रात का तीसरा पहर था। काफिला थककर विश्राम कर रहा था। ढोला और मारू के तंबू अलग अलग किनारों पर लगे थे। उसी समय मलवनी काले वस्त्रों में, हाथ में राख और नींबुओं का झोला लिए काफिले के पास पहुंची। उसने तंत्र की रेखा खींची, मंत्र फूंका और रेत पर ढोला की छाया को पकड़ लिया। राजकुमार की चेतना मेरी होगी, उसका मन भ्रम में बहेगा और वह स्वयं अपने प्रेम से दूर जाएगा। अगली सुबह ढोला की आंखें खुलीं, पर उनमें वह चमक नहीं थी। चेहरा शांत पर ठंडा। उसने मारू की ओर देखा, मगर जैसे पहचान ही नहीं पाया। वह कहने लगा, कौन हो तुम? मैं कहां हूं? मेरा हृदय किसी और के नाम का है। यह सुनकर पूरा काफिला चौंक गया। मारू की आंखों में आंसू थे, पर उनमें हार नहीं थी। वह समझ चुकी थी, यह सामान्य विस्मृति नहीं, यह तंत्र की छाया है। मारू ने बिना विलंब किए अपने काफिले की वृद्ध स्त्रियों को बुलाया, जिन्हें रेगिस्तानी चिकित्सा और रक्षा मंत्रों की परंपरागत जानकारी थी। मारू ने कहा, प्रेम जो रूह से बंधा हो, उसे कोई जादू नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसकी रक्षा हेतु बुद्धि, विश्वास और धैर्य चाहिए। उसने स्वयं अपने वस्त्रों की एक ओढ़नी से ढोला की माला को बांधा और कहा, जिस धागे को मैंने प्रेम से बांधा है, उसे मलवनी जैसे 100 मंत्र भी नहीं खोल सकते। वृद्ध महिलाओं ने रेत पर गोला बनाकर रक्षा यज्ञ आरंभ किया। मारू ने ढोला के सामने वही गीत गाना शुरू किया जो बचपन में उसने पहली बार गाया था। धोरे धोरे चाले री पवन मोरे, पिया का नाम लावे। ढोला की आंखें डबडबाईं, हृदय कांपा और फिर तांत्रिक जाल जैसे पल भर में भस्म हो गया। ढोला का चेहरा चमका। उसने मारू की ओर देखा और धीरे से हाथ जोड़ दिए। मारू, मैं लौट आया। तुम्हारा प्रेम ही मेरी असल पहचान है। मलवनी, जो दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी सब देख रही थी, चीख पड़ी और रेत की आंधी में विलीन हो गई, जैसे उसका अस्तित्व ही अब मिट गया हो। ढोला ने मारू का हाथ थामा। दोनों साथ खड़े हुए। सामने नरवर की सीमाएं,
पीछे रेगिस्तान की अंतहीन कथा मारू बोली, हमने तलवारों से नहीं, प्रेम और विश्वास से यह युद्ध जीता है। ढोला मुस्कुराया, अब कोई जादू हमें बांध नहीं सकता, क्योंकि अब हम एक हो चुके हैं। जहां मारू मायावी संकट में अडिग प्रेम की मूर्ति बनकर उभरती है, मारू के मन की बात तंत्र भी न बूझे पाए। प्रेम की रेखा जहां खिंच जाए, वह तिलिस्म टिके न जाए। नरवर के किले के प्राचीर पर खड़े सैनिकों ने जब रेगिस्तान से आता वह ऊंटों और घोड़ों का काफिला देखा तो तुरही बजा दी गई। राजा और प्रजा को सूचना दी गई, राजकुमार ढोला लौट आए हैं। उनके साथ है मरुभूमि की गौरव राजकुमारी मारू। महल के द्वार पुष्प वर्षा से सजे थे। रजवाड़ों की रानियां और बुजुर्ग स्त्रियां आरती लेकर खड़ी थीं, पर ढोला का चेहरा शांत था। विजयी होकर लौटना जितना सुखद होता है, उससे बड़ा दायित्व होता है विजय का औचित्य निभाना। सभा लगी। नरवर दरबार भरा हुआ था। वृद्ध राजा सिंहासन पर बैठे, मारू रेशमी परिधान में बगल में थीं, और ढोला अब सामने खड़ा था गौरव से नहीं, गंभीरता से। उसने पूरी सभा को मलवनी के छल, जादू और युद्ध के पीछे छिपी दुख और आकांक्षा की कहानी सुनाई। उसने मुझे मोहित किया, पर उसका कारण केवल लालच नहीं, कहीं भीतर छुपा स्वीकृति पाने का एक असफल प्रयत्न था। सारी सभा मौन हो गई। कहीं एक वृद्ध मंत्री ने धीमे से कहा, जब कोई नारी प्रेम की जगह पहचान से वंचित हो तो वह छल में बदल जाती है। तब कक्ष में मलवनी को लाया गया। वह अब एक पराजित स्त्री थी, पर उसके चेहरे पर अभी भी अभिमान नहीं था। ढोला ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी चेतना को हराने की चेष्टा की, लेकिन मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने प्रेम जाना हो वह बदले में प्रतिशोध नहीं, पुनर्परिभाषा देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। ढोला ने आगे कहा, तुम्हारा जादू अब हार चुका है, पर अगर तुम चाहो तो अपनी शक्ति लोक सेवा में लगाओ, जहां लोगों की पीड़ा सच्चे उपचार से घट सके। मलवनी की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, आज पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें क्षमा का आलोक न हो। उस दिन नरवर के दरबार में केवल प्रेम की नहीं, धर्म और नीति की भी विजय हुई। राजा ने ढोला को गले लगाया और कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, आज से तू राज्य का अधिष्ठान है, क्योंकि राजपाट तलवार से नहीं, क्षमा और विवेक से चलता है। मारू मुस्कुराई। उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी कि अब उसका प्रेम केवल भावुकता नहीं, राजनीति और समाज में भी एक नींव बन चुका था। वर्षों बाद जब लोक गायक यह गीत गाते हैं तो यह अध्याय विशेष रूप से गुनगुनाया जाता है। ढोला ने तलवार न उठाई, पर उसका प्रेम सब पर छाई। मारू ने जो संघ निभाया वही धर्म का दीप जलाया। रेगिस्तान के उस पार जहां महीनों से प्रतीक्षा थी, वहां अब ढोल नगाड़ों की गूंज थी। ऊंटों के कदमों की थाप महल के आंगन तक पहुंच रही थी। ढोला और मारू साथ थे। न थके थे न डरे थे, बल्कि उनकी आंखों में अब वो निश्चिंतता थी जो जीवन का अर्थ पा लेने के बाद आती है। नरवर के मुख्य द्वार पर राजमहल के स्तंभों को केसर और चंदन से सजाया गया। पुष्पों की लड़ियां हवा में झूम रही थीं। प्रजा उमड़ पड़ी थी, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, हर कोई देखने को आतुर था ढोला और मारू को। मारू रेशमी लाल परिधान में, सिर पर मोर पंखी आंचल, गले में माला और आंखों में तेज, जैसे रेगिस्तान की रानी नहीं, नरवर की धरोहर हो। ढोला सफेद साफा और केसरिया अंग वस्त्र में, गंभीर और विनम्र, जैसे एक योद्धा नहीं, एक सच्चा राजा लौट आया हो। राजसभा में सभा लगी। राजा वृद्ध हो चुके थे, पर आज जैसे उनमें नई चेतना आ गई थी। उन्होंने ढोला और मारू को अपने पास बुलाया, हाथों में पाट बांधकर कहा, तुम दोनों ने जो किया वह प्रेम की नहीं, धर्म और साहस की विजय है। तुम्हारा मिलन इस राज्य के लिए एक नया युग है। सभा में ताली नहीं, भावुक मौन गूंज रहा था। मंत्रीगण, रानियां, दरबारियों ने एक स्वर में घोषणा की, राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू अब नरवर के सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। मारू ने सभा से कहा, मैं एक मरुस्थल की पुत्री थी,
समाज ने मुझे रुक्मिणी की तरह छोड़ दिया, पर प्रेम ने मुझे सीता की तरह स्वीकारा। यह कथा उन सभी के लिए है जो संबंधों से नहीं, सम्मान से जीना चाहते हैं। प्रजा में हलचल सी हुई। बहुत सी स्त्रियां जो वर्षों से अपनी कहानियों को छुपाकर जी रही थीं, अब गर्व से कहने लगीं, हम मारू की संतान हैं, जिसने समाज को प्रेम का नया धर्म सिखाया। ढोला मारूरा प्रेम अमर,